हाँ तो साथियों, स्वागत है आपका लक्ष्य आरएस के इस आधुनिक राजस्थान के मैराथन वीडियो में। साथियों, पिछले जो दो टॉपिक हमने देखे, पहला टॉपिक था हमारा राजस्थान पर ब्रिटिश आधिपत्य, देन दूसरा टॉपिक था राजस्थान में 1857 की क्रांति। अब आज जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न हम इसमें देखेंगे, वो है आपके किसान और जनजाति आंदोलन। किसान एवं जनजाति आंदोलन, और हर एग्जाम में लगभग यहां से प्रश्न आते हैं। किसान एवं जनजाति आंदोलन, ठीक है साहब। किसान एवं जनजाति आंदोलन जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, किसान एवं जनजाति आंदोलन जो ये टॉपिक है, थोड़ा इसके बैकग्राउंड के अंदर हम देखते हैं। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि आधुनिक राजस्थान की शुरुआत जो है वो होती है राजस्थान में जो सहायक संधियां अंग्रेजों के द्वारा की गई, यानी कि 1818 की जो संधियां हैं, उन संधियों के बाद क्या हुआ, इन संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने तरह तरह के प्रतिबंध देशी रियासतों पर लगाए। जिन राज्यों ने संधियां की अंग्रेजों के साथ, उनके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए, और उन प्रतिबंधों का एक परिणाम हुआ कि हमने मजबूरन एक क्रांति करनी पड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। एक आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए हमने इस क्रांति को अंजाम दिया, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये क्रांति जो है वो सफल नहीं हो पाई। ये क्रांति पूर्ण रूप से अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाई। ये क्रांति बहरहाल असफल रही, लेकिन इसके अपने कुछ मायने थे। जैसे कि यह क्रांति हमें यह सिखा कर गई कि हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज कैसे उठानी है, और दूसरा, हिंदू और मुस्लिम जो थे वो एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ भारत की धरती में काम करने लगे। तो इसी एक परिणाम का निकल कर आता है हमारे सामने कि आवाज उठाना जब हमने सीखा, तो जब अंग्रेजों ने किसानों के साथ शोषण किया, किसानों का शोषण किया, तब किसान आंदोलन हुए, और जब जनजातियों के अधिकारों का हनन किया गया, तब जनजाति आंदोलन हुए। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं, वो है आपका किसान और जनजाति आंदोलन। अब पहला प्रश्न आपके सामने है कि बिजोलिया के जागीरदार कौन थे। यहां हम बात करना चाह रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। साथियों, आप सभी को पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चला। 44 वर्षों तक चलने वाला ये भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन था, और एक अहिंसक किसान आंदोलन भी ये रहा। 44 सालों तक ये चला, लेकिन कोई हिंसा इसके दौरान नहीं हुई। भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन ये माना जाता है। और बिजोलिया की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें, तो बिजोलिया जो है तत्कालीन मेवाड़ रियासत में ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। दूसरी बात, वर्तमान में ये भीलवाड़ा में है। और तीसरी बात, यहाँ धाकड़ जाति के लोग रहा करते थे। धाकड़ जाति का यहाँ पर बाहुल्य था, और धाकड़ जाति के जो किसान थे यहाँ पर 84 प्रकार के लाग बागों से परेशान थे। लाग बाग का मतलब क्या है? लाग बाग का मतलब यह है कि भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य जो कर लगाए जा रहे हैं वो लाग बाग कहलाते हैं। और इन्हीं के खिलाफ बिजोलिया वाले जो किसान थे, धाकड़ जाति के जो लोग थे, इन्होंने इस आंदोलन को जन्म दिया। बिजोलिया के जागीरदार कौन थे, ये प्रश्न है, और ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो आप सभी को एक बार मैं इतिहास में ले जाना चाहता हूं। तो हम सभी को पता है कि एक जागीर हुआ करती थी, ऊपरमाल की जागीर, जो मेवाड़ रियासत में आती थी। और ऊपरमाल की जागीर जो है वो राणा सांगा ने अशोक परमार को भेंट की थी। जो जगनेर भरतपुर का अशोक परमार था, उस अशोक परमार ने खानवा वाले युद्ध के अंदर भी राणा सांगा का साथ दिया था, और अशोक परमार को ये बिजोलिया की जागीर, ऊपरमाल की जागीर भेंट की गई थी। उसी ऊपरमाल की जागीर का सदर मुकाम हुआ करता था, उसका कार्यालय हुआ करता था, उसकी राजधानी हुआ करता था बिजोलिया। तो जाहिर सी बात है, अशोक परमार के जो वंशज थे, यही वंशज जो है
आगे चलकर यहाँ के जागीरदार बने। तो बिजोलिया के जागीरदार कौन थे, ये प्रश्न नंबर 1, और इस प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है वो है आपका परमार। अब और ऑप्शंस की हम बात करें तो आप सभी को पता है कि मध्यकालीन मेवाड़ का इतिहास हम जब पढ़ते हैं तब वहां पर चूड़ावतों की बात आती है। तो आप सभी को पता है कि राणा लाखा के जो पुत्र थे राव चूड़ा, कुंवर चूड़ा ने भीष्म में प्रतिज्ञा ली और मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने भाई मोकल के सामने कभी भी उत्तराधिकार का मामला प्रस्तुत नहीं करूंगा और आजीवन इसके संरक्षक के रूप में कार्य करूंगा। इसीलिए राणा लाखा ने इस प्रतिज्ञा के एवज में, इस प्रतिज्ञा से खुश होकर कुंवर चूड़ा के जो वंशज थे या कुंवर चूड़ा जो था उनको कुछ विशेष अधिकार दिए, जैसे कि मेवाड़ में जो 16 ए श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे उनमें से 4 ए श्रेणी के ठिकाने दिए। इन 4 में से भी जो सबसे बड़ा ठिकाना था वो था आपका सलूम्बर, जो वर्तमान में नया जिला बनाया गया है राजस्थान का, उदयपुर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है सलूम्बर। ये सलूम्बर जो है वो चूड़ावतों को दिया गया। मेवाड़ का राजा जब कभी राजधानी में नहीं होगा तो शासन का संचालन चूड़ावतों के द्वारा किया जाएगा, और मेवाड़ की सेना जब भी किसी हमले पर जाएगी तब हरावल दस्ते का नेतृत्व यानी कि युद्ध की अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, चूड़ावतों के द्वारा किया जाएगा। फिर हम देखते हैं शक्तावत। तो महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के जो वंशज हुए वो कहलाए आपके शक्तावत। और आप सभी को यह पता है कि चूड़ावत और शक्तावतों के बीच में वर्चस्व की एक लड़ाई महाराणा अमर सिंह जी के समय हुई और वो था उटाला का युद्ध। उटाला के किले में पहले प्रवेश को लेकर ये शक्तावतों और चूड़ावतों के बीच में काफी रक्त रंजित एक ये मामला हुआ था। हमारा प्रश्न जो था वो था कि बिजोलिया के जागीरदार कौन थे। देन हमारा आंसर जो है वो है परमार। बिजोलिया के जागीरदार कौन थे भाई, परमार थे। प्रश्न नंबर 2 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से क्या असत्य है, यानी कि इन 4 कथनों में से हमें गलत कथन को छांटना है। प्रश्न नंबर 1, अच्छा ये प्रश्न जो दिया गया है ये बिजोलिया से दिया हुआ है, बिजोलिया किसान आंदोलन का है। प्रश्न है बिजोलिया ऊपरमाल जागीर का सदर मुकाम था, जैसा मैंने अभी बताया आपको, जिसका क्षेत्रफल 256 वर्ग किलोमीटर था। बिल्कुल सही बात है। हमें यह क्या छांटना है, कौन सी बात गलत है, यानी कि असत्य कथन छांटना है। तो पहली वाली बात तो बिल्कुल सही है, बिजोलिया ऊपरमाल की जागीर का सदर मुकाम था, बिल्कुल सही बात है। और इसका क्षेत्रफल 256 वर्ग किलोमीटर था, यह भी सही बात है। यह जागीर राणा सांगा ने चंदेरी के मेदिनी राय को भेंट की थी। यह जनसंख्या का लगभग 60% भाग धाकड़ जाति के किसानों से संबंधित था, बिल्कुल सही बात है। और बिजोलिया तत्कालीन मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना माना जाता था, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब ये जागीर राणा सांगा ने दी थी, ये भी सही बात है, लेकिन गलत क्या है, गलत ये है कि चंदेरी के मेदिनी राय को ऊपरमाल की जागीर नहीं दी गई थी। चंदेरी के मेदिनी राय को राणा सांगा के द्वारा गागरोन की जागीर दी हुई थी, गागरोन। तो अब ये लाइन बिल्कुल गलत है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये। तो चंदेरी के मेदिनी राय को न देकर किसको दी थी, देन हमारे सामने आंसर है जगनेर का अशोक परमार। और अभी अभी पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया के जागीरदार कौन थे, देन हमारा आंसर था परमार, तो वो इसी अशोक परमार के वंशज थे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि बिजोलिया के किसानों पर कब, यानी कि समय पूछ रहा है, और किसने, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, तलवार बंदाई शुल्क लगाया था। साथियों तलवार बंदाई शुल्क के बारे में हम सबको ये पता है कि एक ठिकानेदार के बाद जब कोई नया ठिकानेदार आता है तो उसके द्वारा जो समारोह का आयोजन करवाया जाता है, एक तरीके से अपने ठिकाने में अपनी जो ताजपोशी करवाई जाती है, तो उस ताजपोशी के अवसर पर महाराणा को कुछ धन दिया जाता है, महाराणा को कुछ रकम दी जाती है, कुछ गिफ्ट भेजा जाता है, उसी को तलवार बंदाई शुल्क कहा जाता था। यानी कि नया ठिकानेदार जब वो पुराने ठिकानेदार की तलवार उसका सम्मान भेंट प्राप्त करता था, तो महाराणा को जागीरदार की तरफ से, ठिकानेदार की तरफ से जो धन या यूं कहे कि जो भेंट की जाती थी,
वो कहलाती थी तलवार बंधाई शुल्क। महाराणा के द्वारा ठिकानेदार से ये टैक्स लिया जाता था। लेकिन मेवाड़ में, बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुआ उसका एक कारण तलवार बंधाई शुल्क भी माना जाता है कि महाराणा ये तलवार बंधाई शुल्क वसूल करता था ठिकानेदार से, जो ठिकानेदार का कर्तव्य था, दायित्व था देना नए ठिकानेदार का, लेकिन वो ठिकानेदार वसूल कर रहा है जनता से। तो ये इस आंदोलन का एक बड़ा कारण था। तो अब प्रश्न पूछना है कि कब की और किसने तलवार बंधाई शुल्क लगाया। तो 1903 में किशन सिंह के द्वारा लगाया गया? नहीं भाई, 1903 में किशन सिंह के द्वारा जो टैक्स लगाया गया था वो था आपका चंवरी कर। कौन सा कर था भाई? चंवरी कर। और चंवरी कर जो है वो लगाया जाता है पुत्री की शादी पर, पुत्री के विवाह पर। और कितना लगाया जाता है? तो भाई कुछ किताबें तो कहती है भाई 5 रुपए लगाया जाता है और कुछ कहती है कि 13 रुपए लगाए जाते हैं। ठीक बात है। तो चौरी कर, अगर किसान को अपनी पुत्री का विवाह करना है तो आपको ठिकानेदार को पैसे देने पड़ेंगे और वही टैक्स कहलाता है आपका चौरी कर। अगला है 1903 में पृथ्वी सिंह के द्वारा। तो भाई 1903 में पृथ्वी सिंह तो यहाँ का ठिकानेदार नहीं था। अगली बात करें कि कब किसने तलवार बंधाई शुल्क लगाया, तो क्या 1905 में किशन सिंह के द्वारा? तो भाई 1905 में किशन सिंह नहीं था, 1905 में आपका पृथ्वी सिंह बन चुका था। अगला है 1906 में पृथ्वी सिंह के द्वारा। देन भाई बिल्कुल सही बात है। तो बिजोलिया के किसानों पर कब और किसने तलवार बंधाई शुल्क लगाया था? देन आंसर होगा कि 1906 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह के द्वारा यह टैक्स लगाया गया था। और 1903 में ठिकानेदार कृष्ण सिंह के द्वारा चौरी नामक एक टैक्स लगाया गया। ठीक बात है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद, अच्छा मैंने आपको बता दिया होगा कि मुंशी प्रेमचंद इनका नाम नहीं है, इनका नाम केवल प्रेमचंद है। क्यों? क्योंकि एक पत्रिका निकाली जाती थी हंस नाम से। किस किस के द्वारा? तो एक तो निकाली जाती थी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा, और इनके जो साथी संपादक थे वो थे आपके उपन्यासकार प्रेमचंद, जो हिंदी के बड़े उपन्यासकार, बड़े साहित्यकार हुए। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी कोमा प्रेमचंद लिखा जाता था। धीरे धीरे ये के एम मुंशी होने लगा, और के एम मुंशी एकाध पत्रिका के अंदर गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई कि बीच वाला जो कोमा था, ये बीच वाला कोमा हट गया और अब नाम क्या रखा गया? मुंशी प्रेमचंद। तो ये धीरे धीरे विकृत रूप से चलन में आया। इनका नाम मुंशी प्रेमचंद नहीं था, इनका नाम केवल प्रेमचंद था। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास की बात कर रहा है, एपिक की बात कर रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रतिबिंब है। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन की झलक किस उपन्यास के अंदर देखने को मिलती है? तो क्या गोदान में? नहीं भाई। क्या नमक का दरोगा में? नहीं। क्या करमवीर में? नहीं। आंसर क्या होगा? रंगभूमि। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो रंगभूमि नाम का एक उपन्यास लिखा गया था, वो उपन्यास किस किसान आंदोलन से प्रेरित है और किस किसान आंदोलन की उसमें झलक दिखाई देती है, प्रतिबिंब दिखाई देता है? देन आंसर होगा रंगभूमि। प्रश्न नंबर 5 अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से क्या असत्य है? यानी कि जो कथन गलत है उस कथन को हमें छांटना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे, भाई देखो बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड ये प्रश्न है, और बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 44 सालों तक चला, इसलिए प्रश्न भी सबसे ज्यादा इसी में से बनते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है कि यहाँ के ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह नया ठिकानेदार बना। ठीक बात है। केसरी सिंह की सहायता के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स का गठन किया गया। ठीक बात है। ऊपर माल का डंका पत्रिका का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है, और लाला लाजपत राय ने किसानों के समर्थन में महाराणा को पत्र लिखा था। अब देखो आप एक बार यहां पर प्रश्न को समझो आप। बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे पृथ्वी सिंह जी, जो 1905 में बने थे और इन्होंने तलवार बंधाई शुल्क लगाया था, उनके पश्चात उनका जो अल्पवयस्क पुत्र था, नाम था उसका केसरी सिंह, क्या वो नया ठिकानेदार बना था? बिल्कुल सही बात है। केसरी सिंह की सहायता के लिए
कोर्ट ऑफ वार्ड्स, कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब है मेवाड़ महाराणा का सीधा यहाँ पर प्रशासन में दखल अंदाजी हुई, तो मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था, ये बात भी सही है। ऊपर माल का डंका, ऊपर माल का डंका ये एक पत्रिका थी, एक मैगजीन थी, इसका संबंध के बिजोलिया किसान आंदोलन से है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय ने किसानों के समर्थन में महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा। देखो भाई एक बात देखो, आप इस बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड में एक बात बताता हूं आपको। इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जो द्वितीय चरण था, उस द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए अपने मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी से कहकर उनके द्वारा कानपुर से जो प्रताप नामक समाचार पत्र निकाला जाता था, इस प्रताप नामक समाचार पत्र में इस बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। और राष्ट्रीय पहचान जब दिलाई गई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय जो बड़े लीडर थे, उन बड़े लीडरों ने विजय सिंह पथिक और बिजोलिया किसान आंदोलन में इंटरेस्ट दिखाया, और विजय सिंह पथिक कई किसान आंदोलनों में भी गए, कई कांग्रेस अधिवेशनों में भी गए। जैसे 1919 का जो अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें गए, 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर में अधिवेशन हुआ इसमें भी ये लोग गए, ठीक बात है। और इस नागपुर अधिवेशन के समय लाला लाजपत राय ने क्या किसानों के समर्थन में, यानी कि बिजोलिया वाले किसानों के समर्थन में क्या महाराणा फतेह सिंह को लेटर लिखा था? नहीं भाई, तो ये लाला लाजपत राय या गलत नाम है, यहाँ पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर होगा। तो लोकमान्य तिलक के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये लेटर महाराणा को लिखा गया था, और महाराणा फतेह सिंह को बताया गया था कि आपके पूर्वज तो खुद स्वतंत्रता के समर्थक थे, स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, उसके ये वंशज कैसे लोगों की स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं? तो इस पूरे प्रश्न में ये बात सही, ये बात सही, ये बात सही और ये बात गलत, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगली हम बात करें प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? तो निम्न में से कौन सा बिजोलिया, भाई बिजोलिया का ही चल रहा है अभी तक, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1919 में गठित आयोग का सदस्य नहीं था? तो देखो भाई 1919 में और 1919 में भी कब? अप्रैल 1919 में एक आयोग बनाया गया किसानों की वास्तविक मांग को लेकर कि क्या किसान जो ये आंदोलन कर रहे थे, क्या ये आंदोलन बिल्कुल जायज था। इसके लिए एक आंदोलन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में जो आयोग बनाया गया, उस आयोग को मैं बताऊं आपको कि 3 सदस्य थे इस आयोग में। टोटल कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच करने के लिए बना। इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिल्कुल सही बात है। अब इसके 2 सदस्य कौन कौन है? तो इसके 2 सदस्यों में क्या नारायण पटेल है? तो नारायण पटेल इसके सदस्य नहीं थे। ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली, ये बिल्कुल सही बात है भाई। बिजोलिया किसान आंदोलन में अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में जो एक किसान आयोग बनाया गया था, जो जांच आयोग बनाया गया था मेवाड़ रियासत की ओर से, उसमें 3 सदस्य थे। यानी कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग एक 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें अध्यक्ष खुद बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली इसके 2 अन्य सदस्य थे। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा इस 1919 वाले आयोग का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा नारायण पटेल। नारायण पटेल इसका सदस्य नहीं था भाई। नारायण पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, बिल्कुल है, एक किसान है, एक नेता है, लेकिन इस आयोग के सदस्य ये नहीं है। देन अगला प्रश्न है कि एजीजी हॉलैंड और किसानों के मध्य जो उदारवादी समझौता हुआ, ठीक बात है, इसमें मैंने आपको बताया होगा कि जो 84 प्रकार की लाग बाग थी उनमें से लगभग 35 प्रकार की लाग बाग को समाप्त कर दिया गया था इस एजीजी हॉलैंड आयोग की सिफारिश पर। और ये एजीजी हॉलैंड आयोग जो है ये कब समझौता करता है किसानों से? तो 11 जून 1922, 11 जुलाई 1922, 21 जून 1922 और 11 जून 1923। तो ये 22 2 बार ऑप्शन में आ गया था। तो हम सभी को ये पता होना चाहिए कि 11 जून 1922 को मेवाड़ के बिजोलिया क्षेत्र के जो आंदोलनकारी किसान थे उन किसानों के और एजीजी हॉलैंड आयोग के मध्य
जो समझौता हुआ वो समझौता हुआ भाई 11 जून 1922 को। और इस समझौते के तहत मेवाड़ में बिजोलिया वाले क्षेत्र में जो 84 प्रकार के लाग बाग धाकड़ जाति के किसानों के ऊपर लगाए गए थे, उनमें से टोटल 35 प्रकार के लाग बाग जो है वो समाप्त कर दिए गए थे। ठीक बात है। अब ये एजीजी होलैंड आयोग था, इसमें कौन कौन सदस्य थे? तो एक तो एजीजी खुद रॉबर्ट होलैंड थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे विल्किंसन, एक प्रभाष चंद्र चटर्जी थे, प्रभाष चंद्र चटर्जी। ठीक बात है। एक बिहारी लाल कौशिक, बिहारी लाल कौशिक, एक कर्नल ओगालवी। ठीक है। तो ये 5 व्यक्ति थे इस होलैंड आयोग में, और इस होलैंड आयोग ने किसानों के साथ किया समझौता, और इस समझौते में 11 जून 1922 को जो समझौता हुआ, इसमें से 84 में से 35 प्रकार के लाग बाग समाप्त कर दिए गए थे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सीकर में, अब बिजोलिया किसान आंदोलन चेंज हो चुका है अभी, अब बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड कोई बात नहीं है, अब प्रश्न चेंज हो चुका है। अब राजस्थान के जो बाकी किसान आंदोलन थे, जैसे बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, इनसे रिलेटेड प्रश्न अब आने वाले हैं। तो सीकर में जब कटराथल सभा का आयोजन किया गया, अच्छा कब किया गया? तो क्या 21 जून 1934 को ये किसान आंदोलन, ये कटराथल सभा बुलाई गई? नहीं भाई। क्या 25 अप्रैल को 1934 को? क्या 21 जून 1935 को? क्या 25 अप्रैल 1935 को? तो भाई इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है कि कटराथल सभा का आयोजन कब किया गया, देन इसका आंसर होगा 25 अप्रैल 1934। और ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि जब सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, तब अंजना देवी चौधरी के नेतृत्व में एक किशोरी देवी चौधरी के नेतृत्व में कटराथल में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, और इस सभा में लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो किशोरी देवी के नेतृत्व में इस कटराथल सभा का आयोजन किया गया। किसके विरोध में? सीहोट के ठाकुर मान सिंह के विरोध में, क्योंकि उसने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया था। तो महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए और अपने अधिकारों के बारे में बताने के लिए लगभग 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन किया। किसके द्वारा? किशोरी देवी के द्वारा। और इन 10,000 महिलाओं को संबोधित किसके द्वारा किया गया? भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो एक महिला है जिसका नाम है उत्तमा देवी। इस उत्तमा देवी के द्वारा इस सभा को संबोधित किया गया। फिर इस कटराथल सभा के विरोध में, क्योंकि ये महिलाएं एकत्रित हुई किशोरी देवी के नेतृत्व में, तो फिर एक घटना होती है हनुमान नगर घटना। चूंकि ये ठाकुरों के खिलाफ कटराथल में सभा का आयोजन किया गया, जनता को जागृत किया गया, ये बात ठाकुरों को पची नहीं, और हनुमान नगर नामक एक गांव था, वहां पर लोगों को जला दिया गया, कई घर वहां पर जला दिए गए। तो 25 अप्रैल 1934 को इस कटराथल सभा का आयोजन किया गया। प्रश्न नंबर 8 ये हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल हुई? तो राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र था जहां पर पहली बार राजस्थान में किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई? देन इसका आंसर होगा, क्या सीकर में नहीं हुआ, क्या अलवर में नहीं हुआ, क्या मारवाड़ में नहीं हुआ? देन आंसर होगा आपका मेवाड़। तो मेवाड़ में 1920 के आसपास ये एक आंदोलन जाट किसान आंदोलन के नाम से वहां प्रारंभ हुआ था। तो ये मेवाड़ ही वो क्षेत्र है जहां पर राजस्थान में
पहली बार किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई। देन अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि यज्ञाचार्य पंडित खेमाराम की देखरेख में जाट महायज्ञ का आयोजन कब हुआ था? साथियों, जो जाट महायज्ञ है ये आपके सीकर किसान आंदोलन से रिलेटेड है। कौन से आंदोलन से? सीकर किसान आंदोलन से ये संबंधित है। और सीकर किसान आंदोलन में यह निर्णय लिया गया कि एक बार आसपास के सभी जाट किसानों को एकत्रित किया जाए और उनको अपने अधिकारों के बारे में बताया जाए, एक रणनीति तैयार की जाए कि किस प्रकार इन जागीरदारों के खिलाफ, ठाकुरों के खिलाफ, ठिकानेदारों के खिलाफ किस प्रकार आंदोलन चलाना है। तो उसके लिए एक जाट महायज्ञ का आयोजन करवाया गया ताकि बड़ी संख्या में जाट किसान यहाँ पर एकत्रित हो। ठीक है, और इसका नेतृत्व किया था पंडित खेमाराम के द्वारा। यज्ञाचार्य पंडित खेमाराम के निर्देशन में एक बड़ा जाट महायज्ञ आयोजित किया गया और इस जाट महायज्ञ का संबंध सीकर किसान आंदोलन से है। जब ये जाट महायज्ञ का आयोजन किया गया तो जाट किसानों ने वहां के ठाकुर कल्याण सिंह से निवेदन किया कि इस महायज्ञ से पहले जो हम जुलूस निकालेंगे उसके लिए आप अपना हाथी दे दो। तो कल्याण सिंह ने हाथी देने से मना कर दिया। अब प्रश्न यह है कि इसका आयोजन कब किया गया? क्या जनवरी 1934 में, क्या फरवरी 1934 में, जनवरी 1935 में, फरवरी 1935 में? देन इसका जो आंसर होगा जनवरी 1934 में एक जाट महायज्ञ का आयोजन किया गया था। और किसकी देखरेख में, किसके निर्देशन में? देन आंसर होगा यज्ञाचार्य पंडित खेमाराम के निर्देशन में ये किया गया था। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। तो अगला प्रश्न नंबर 11 यह है कि निम्न में से क्या असत्य है, यानी कि गलत कथन को यहाँ पर हमें डिफाइन करना है। असत्य कथन कौन सा है उसके बारे में देखना है। तो प्रश्न है कि चंदावल कांड का संबंध शेखावाटी, देखो एक बार थोड़ी सी मिस्टेक है, चंदावल कांड का संबंध यहाँ शेखावाटी की जगह आप थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे करो, ये यहाँ पर मारवाड़ कर लो भाई, मारवाड़। अब यहाँ से प्रश्न सुचारू रूप से चलेगा। तो चंदावल कांड का संबंध क्या मारवाड़ किसान आंदोलन से है? बिल्कुल सही बात है। पंचपाणा किसान आंदोलन का संबंध शेखावाटी किसान आंदोलन से है? बिल्कुल सही बात है। चंदावल कांड 13 मार्च 1947 को घटित हुआ जब मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की मांग की जा रही थी। अच्छा, मापतोल आंदोलन 1920-21 में मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा चलाया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें 3 बातें सही है, एक बात गलत है। तो चंदावल कांड का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और हम सभी को ये पता होना चाहिए कि चंदावल कांड जो है ये इसकी तिथि है 28 मार्च 1942। 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में चंदावल गांव के अंदर उत्तरदायी शासन की मांग के लिए जो सम्मेलन का आयोजन किया गया, एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, उस पर हमला हुआ और उस हमले में कई लोग घायल हुए। ये घटना कहलाती है आपकी चंदावल कांड। तो चंदावल कांड 28 मार्च 1942 को हुआ, ठीक है। पंचपाणा आंदोलन का संबंध शेखावाटी से है। तो साथियों, शेखावाटी वाले क्षेत्र में 5 जो मेन ठिकाने थे, जैसे कि नवलगढ़, बिसाऊ, डूंडलोद, मंडावा और मालासर, इन 5 मेन ठिकानों को कहा जाता था पंचपाणे। तो इन क्षेत्रों में, इन ठिकानों में जो आंदोलन हुए उन्हें पंचपाणा आंदोलन कहा जाता है और ये सभी शेखावाटी किसान आंदोलन से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही बात है। चंदावल कांड 13 मार्च 1947 को घटित हुआ, ये गलत बात है। अभी अभी हमने ऊपर देखा कि चंदावल कांड 28 मार्च 1942 को हुआ। अब साथियों, 13 मार्च 1947 को ये जो घटना कांड हुआ, ये घटना कहलाती है आपके डाबडा कांड। कौन सा कांड है भाई? ये है आपका डाबडा कांड। डाबडा कांड जो आजादी के कुछ महीनों पहले, लगभग 1-2 महीने पहले ये कांड हुआ।
तो 13 मार्च 1947 को चंदावल कांड नहीं हुआ, डाबडा कांड हुआ और हमें गलत कथन छाटना था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। मापतोल आंदोलन 1920 में मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा चलाया गया। ये क्या मसला था भाई? ये इतना सा था कि अंग्रेजों के द्वारा जो माप की इकाई थी, माप की जो इकाई थी, जो उस समय एक सेर में 100 तोले हुआ करते थे, ये व्यवस्था प्रचलित थी मारवाड़ वाले क्षेत्र में। जबकि अंग्रेजों की जो तोलने की व्यवस्था थी उसमें उन्होंने एक सेर के केवल 80 तोले कर दिए, ठीक है। और अंग्रेज इसी व्यवस्था को मारवाड़ में भी लागू करना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक सेर के 100 तोले न होकर कितने तोले कर दिए जाए? 80 तोले कर दिए जाए। इसका विरोध वहां के लोगों ने किया, मारवाड़ के लोगों ने किया, और यही आपका मापतोल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो चंदावल कांड है इसकी तिथि हमें याद रखनी है। ये 28 मार्च 1942 का है। और एक आपके डाबडा कांड, ये डाबडा कांड जो है ये 13 मार्च 1947 का है, ठीक है साहब। और ये दोनों ही जो है वो मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में, मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में चलाए गए थे। और इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था भाई उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ठीक है साहब। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए ये सारा सीन वहां पर हुआ। ये दोनों आपको याद रखने हैं। और इन दोनों का संबंध जो है वो मारवाड़ वाले किसान आंदोलनों से जोड़ा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है कि किस किसान आंदोलन का मुद्दा ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स, आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन की संसद के 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स जैसा वहां का निम्न सदन है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां का उच्च सदन है। तो निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन का मुद्दा ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया और डेली हेराल्ड समाचार पत्र में भी उसकी खबरों का प्रकाशन हुआ? तो क्या सीकर किसान आंदोलन है, क्या बेंगू किसान आंदोलन है, क्या बिजोलिया है, क्या बूंदी है? तो बूंदी किसान आंदोलन तो इसका आंसर नहीं है, बिजोलिया किसान आंदोलन भी इसका आंसर नहीं है, बेगू किसान आंदोलन भी इसका आंसर नहीं है। देन इसका आंसर है सीकर किसान आंदोलन। भाई सीकर का जो किसान आंदोलन था वो सीकर किसान आंदोलन इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि उस किसान आंदोलन में जो घटनाएं घटित हुई उन्हें ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया और एक अंग्रेजी समाचार पत्र डेली हेराल्ड में भी उसकी बातें प्रकाशित हुई। अब बात करें कि बिजोलिया से, बेंगू से और बूंदी से इसका क्या रिलेशन है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो पत्रिका निकाली गई, जो समाचार पत्र निकाला गया, उसका नाम था प्रताप। इसके अलावा आप सभी को पता है कि राजस्थान सेवा संघ के द्वारा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला गया। आप सभी को पता है कि विजय सिंह पथिक के द्वारा नवीन राजस्थान के नाम से एक समाचार पत्र निकाला गया। जब नवीन राजस्थान को अंग्रेजों ने बैन कर दिया तब इस नवीन राजस्थान की जगह तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया। तो बाकी के जो ये 3 किसान आंदोलन है, इन 3 किसान आंदोलन की खबरें राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान में आ रही है। इधर बिजोलिया को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला समाचार पत्र है प्रताप। मैंने पूछा है कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र डेली हेराल्ड में इसकी समाचार आए और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसका मुद्दा उठाया गया, तो वो आंसर था आपका सीकर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जागीर, ये जागीर नहीं है भाई, जागीर है, निम्नलिखित में से कौन सी जागीर शेखावाटी के पंचपाणों में सम्मिलित नहीं थी? साथियों अभी अभी मैंने आपको बताया कि पंचपाणा जो आंदोलन है, ये पंचपाणा आंदोलन शेखावाटी क्षेत्र से है। देन पंचपाणों के अंदर जो है एक तो आपका डूंडलोद,
नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ और मालासर। ठीक है, ये 5 मेन बड़े ठिकाने थे और इनको मिलाकर पंचपाणा कहा जाता था। जब ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी जागीर, कौन सा ठिकाना शेखावाटी के पंचपाणों से संबंधित नहीं था, तो क्या डूंडलो इसमें है क्या, तो डूंडलो तो भाई ये रहा। क्या मंडावा इसमें है क्या, तो मंडावा तो भाई ये रहा। क्या बिसाऊ इसमें है क्या, तो बिसाऊ तो ये रहा। कौन सा नहीं है, तो डाबडा जो है वो इसका आंसर होगा। डाबडा जो है वो भाई शेखावाटी वाले क्षेत्र में नहीं है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डाबडा जो कांड है, ये डाबडा कांड हुआ आपके 13 मार्च 1947 को, और ये डाबडा कांड वाली जो घटना है ये आपके मारवाड़ किसान आंदोलनों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और ये रहा, निम्नलिखित में से क्या असुमेलित है। साथियों, यहाँ पर एक और किसान आंदोलनों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी ओर उनके नेतृत्वकर्ताओं के नाम दिए हुए हैं। तो बेगू किसान आंदोलन जो 1922 में स्टार्ट हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर बिजोलिया की लपटें जब बेगू में पहुंची, तब राम नारायण चौधरी ने क्या इसका नेतृत्व किया, तो बिल्कुल सही बात है। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व क्या पंडित नैनूराम शर्मा ने किया, बिल्कुल सही बात है। बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व क्या नरोत्तम लाल जोशी ने किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व क्या विजय सिंह पथिक ने किया, तो भाई बेंगू का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया, बिल्कुल सही बात है। बूंदी का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया, बिल्कुल सही बात है। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, ये भी सही बात है। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण था, उस प्रथम चरण में साधु सीताराम दास के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। फिर 1916 में विजय सिंह पथिक इस बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, साथ ही साथ माणिक्यलाल वर्मा, उसके अलावा हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, नारायण पटेल, मोतीलाल, मन्नाजी पटेल और कई लोग जो है वो इस आंदोलन से धीरे धीरे जुड़ जाते हैं। इधर बेंगू वाला किसान आंदोलन, तो रामनारायण चौधरी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, किसके कहने पर, विजय सिंह पथिक के कहने पर। और यही वो बेंगू किसान आंदोलन था जिसमें जब ठिकानेदार के द्वारा किसानों के साथ समझौता कर लिया गया, तो उस समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई। तो बोल्शेविक की समझौते की संज्ञा किस किसान आंदोलन को दी गई, देन आंसर होगा बेंगू किसान आंदोलन। फिर इस बोल्शेविक समझौते की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। और एक चीज कि यहाँ जो हमला हुआ, यहाँ जो नरसंहार हुआ, उसमें 2 किसान मारे गए, एक रूपाजी धाकड़ और एक कृपाजी धाकड़। तो प्रश्न आ जाए कि किस किसान आंदोलन का बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है, या ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है, या रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए, देन आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन। अगला है बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया। और पंडित नैनूराम शर्मा की जब गिरफ्तारी की गई और जब इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो इन्होंने डाबी नामक स्थान पर एक आंदोलन शुरू किया, एक जनसभा का आयोजन किया और वहां इकराम हुसैन नामक पुलिस वाले ने फायरिंग की। उस फायरिंग में बूंदी में जो डाबी नामक स्थान पर जो फायरिंग हुई, उसमें 2 लोग शहीद हुए। एक शहीद हुए आपके नानक जी और एक आपके जो देवाराम गुजर। तो ये 2 शहीद यहाँ हुए, 2 शहीद उधर हो गए। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान तो कोई शहीद नहीं हुआ। बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी ने नहीं किया और यही इससे असुमेलित माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या जमनालाल बजाज ने किया था? तो नहीं भाई, मोतीलाल तेजावत ने किया था। क्या गोविंद गिरी ने किया था? क्या शोभाराम ने किया था? अब देखो आप, गोविंद गिरी भी भील आंदोलन से जुड़े हुए हैं, मोतीलाल तेजावत भी भील आंदोलन से जुड़े हुए हैं।
तो ये दो तो इसके आंसर नहीं हो सकते, न तो शोभाराम हो सकता न जमनालाल बजाज हो सकता। गोविंद गिरी का जो आंदोलन है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की और 1913 में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन राजस्थान में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर एक व्यापक नरसंहार हुआ, जिसमें लगभग 1500 के आसपास भील मारे गए और गुरु गोविंद गिरी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये 1921-22 से रिलेटेड ये नहीं है तो भील आंदोलन, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है। अगला क्या मोतीलाल तेजावत, तो बिल्कुल है भाई। मोतीलाल तेजावत ने जो एक ही आंदोलन चलाया, ये एक ही आंदोलन कब की बात है, 1921-22 की बात है। और एक ही आंदोलन के दौरान जो हमला हुआ वो नीमड़ा गांव में हुआ, इसीलिए इसे नीमड़ा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी को पता है कि 1929 में महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण किया। देन 1936 में गांधी जी के जो निजी सचिव थे, नाम था उनका मणिलाल कोठारी के निवेदन पर, उनके प्रयासों से मोतीलाल तेजावत को रिहा किया गया। तो ये था आपका एक ही आंदोलन। और एक ही जो शब्द है इसका मतलब है एकता। इसे मोतीलाल तेजावत जो है, इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का गांधी, इन्हें कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा, और मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है भीलों का बाबूजी। इन्होंने भीलों के उत्थान के लिए एक संगठन बनाया, उसे कहा जाता है वनवासी संघ। ठीक है साथियों, तो ये मोतीलाल तेजावत से रिलेटेड जानकारी थी। और मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है एक ओसवाल परिवार में हुआ था। उदयपुर के कोल्यारी गांव में इनका जन्म हुआ था। इधर जमनालाल बजाज की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि जमनालाल बजाज के द्वारा जब जयपुर प्रजामंडल की बात हुई थी, जयपुर में जब जन आंदोलन हुए थे, तब इन्होंने 1927 में एक संगठन बनाया था जो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित था। नाम था उसका चरखा संघ। साथियों, यही वो जमनालाल बजाज थे जिन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी के आंदोलनों के दौरान जो आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज के द्वारा दी गई थी वो अद्वितीय मानी जाती है। यही वो जमनालाल बजाज थे जिनके द्वारा जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है साथियों, आगे गोविंद गिरी और शोभाराम, इसके आंसर नहीं है। हमारे प्रश्न का जो आंसर है कि 1921-22 में जो भील आंदोलन चलाया गया उसका नेतृत्व किसने किया, देन हमारा आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 16 कि मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। साथियों, ये जो लसोड़िया आंदोलन है ये किसी के खिलाफ नहीं था, ये केवल अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, समाज में ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करके छुआछूत को समाप्त करने के लिए ये जो आंदोलन चलाया गया था, ये आंदोलन संत माऊजी के द्वारा चलाया गया था। यही इसका सही आंसर है। और साथियों, हम सभी को ये पता है कि संत माऊजी जो हैं इन्होंने ही आपके बेणेश्वर धाम की स्थापना की। संत माऊजी ने ही बेणेश्वर धाम की स्थापना की। और बेणेश्वर धाम कहाँ पर है, ये बेणेश्वर धाम आपके डूंगरपुर में है। ठीक है साहब, इसके अलावा संत माऊजी के द्वारा ही एक संप्रदाय भी चलाया गया और वो संप्रदाय था आपका निष्कलंक संप्रदाय। और ये निष्कलंक संप्रदाय में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की पूजा की जाती है। इसके अलावा संत माऊजी के जो उपदेश है उन्हें कहा जाता है चोपड़ा। उन्हें क्या कहा जाता है, चोपड़ा। तो प्रश्न आ जाए कि संत माऊजी की जो रचनाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है चोपड़ा। साथियों, ये भी याद रहे कि ये बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है, बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है उसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है उसे, आदिवासियों का कुंभ। और बेणेश्वर धाम के पास में एक जगह पड़ती है
उस जगह का नाम है भाई गलियाकोट। उस जगह का नाम है गलियाकोट। इस गलियाकोट डूंगरपुर की दो चीजें फेमस है भाई। गलियाकोट डूंगरपुर की दो चीजें फेमस है। एक फेमस चीज क्या है कि एक तो यहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो एक मुस्लिम संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ है। दूसरा, गलियाकोट की सबसे फेमस चीज है भाई रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग का मतलब है पत्थर से छोटे छोटे मंदिर बनाना, छोटी छोटी मूर्तियां बनाना, कलाकृतियां बनाना। तो ये रमकड़ा उद्योग और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का संबंध गलियाकोट से है। और गलियाकोट कहाँ है? तो भाई बेणेश्वर धाम के नजदीक है, डूंगरपुर में। इस बेणेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके संत माऊजी के द्वारा की गई थी। इन्हीं संत माऊजी के द्वारा जो सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया वो आपका लसोड़ी आंदोलन था। और संत माऊजी की जो रचनाएं हैं उसे चोपड़ा कहा जाता है। और संत माऊजी के द्वारा जो संप्रदाय शुरू किया गया था वो आपका निष्कलंक संप्रदाय माना जाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक किसे माना जाता है? तो राजस्थान में भाई किसान आंदोलनों का जनक जो है वो माना, क्या केसरी सिंह बारट को माना जाता है? नहीं माना जाता। क्या हरिभाऊ उपाध्याय को माना जाता है? नहीं माना जाता। क्या माणिक्यलाल वर्मा को माना जाता है? नहीं माना जाता। तो फिर माना किसको जाता है? माना जाता है विजय सिंह पथिक को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि किसे राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक माना जाता है, देन आंसर होगा उसका विजय सिंह पथिक। एक बार विजय सिंह पथिक वाले ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो भाई विजय सिंह पथिक जो है ना, इनका असली नाम विजय सिंह पथिक नहीं था, इनका नाम था भूप सिंह। और भूप सिंह जी कहाँ के रहने वाले थे? तो गुठावली गांव। कौन सा गांव है भाई? गुठावली गांव। और कहां पर है ये? तो ये है आपके बुलंदशहर में। और बुलंदशहर कहां पर है? तो बुलंदशहर आपके उत्तर प्रदेश में। जब सशस्त्र क्रांति हुई तो सशस्त्र क्रांति के ये सूत्रधार थे। और अंग्रेजों को जब इस क्रांति की जानकारी मिली कि ये सशस्त्र विद्रोह करने वाले हैं, तब ये वहां से भागकर नाम बदलकर रहने लगे। और बाद में फिर इनको 1923 में, अप्रैल 1923 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और विजय सिंह पथिक जो भूप सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और साथ ही विजय सिंह पथिक ही वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। राजस्थान सेवा संघ 1919 में यह संगठन बनाया गया था वर्धा, महाराष्ट्र में। लेकिन उसके बाद अगले साल 1920 में इसका ट्रांसफर कर दिया गया था अजमेर में। विजय सिंह पथिक ही वो व्यक्ति थे जिसके द्वारा राजस्थान केसरी नाम से एक समाचार पत्र निकाला गया था। और इन्हीं के द्वारा वीर भारत समाज के नाम से एक संगठन बनाया गया था। ठीक है साहब, तो ये विजय सिंह पथिक के बारे में हमने जानकारी ली। एक ऑप्शन इसमें है केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि केसरी सिंह बारट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को करजन के दरबार में जाने से रोका और उसके लिए चेतावनीरा चूंट्या नामक 13 दोहे सुनाए। चेतावनीरा चूंट्या, और चेतावनीरा चूंट्या जो है इसमें टोटल कितने सोरठे हैं? 13 सोरठे हैं भाई। अब बात करूं मैं बारट परिवार की, तो बारट परिवार जो है ना, ये पूरा का पूरा बारट परिवार बिलोंग करता है आपके शाहपुरा से। और शाहपुरा कौन सा वाला? जयपुर वाला या भीलवाड़ा वाला? देन आंसर होगा भीलवाड़ा वाला। तो केसरी सिंह बारट जो है, इनका पूरा का पूरा परिवार, एक तो खुद केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, एक इनके भाई जोरावर सिंह बारट, और एक इनके पुत्र प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह। साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये जो जोरावर सिंह बारट है, इन जोरावर सिंह बारट का नाम किस कांड से संबंधित है? तो आप सभी को पता है, जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया और जो होर्डिंग बम कांड हुआ जिस पर दिल्ली षड्यंत्र केस चला, उसमें इस जोरावर सिंह की मुख्य भूमिका थी। और बाद में जब अंग्रेजों को इनकी तलाश हुई तब ये किस नाम से रहने लगे? तो इन्होंने अपना नाम बदलकर कर लिया भाई अमरदास बैरागी। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी कर लिया था? देन आंसर होगा जोरावर सिंह बारट।
और प्रश्न आए कि किस क्रांतिकारी ने अपना नाम विजय सिंह पथिक किया था, देन उसका आंसर होगा भूप सिंह, क्योंकि उनका असली नाम था भूप सिंह। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से भी दुगनी विभत्स कांड बताया था, यानी कि दोहरी डायरशाही बताया था कि जिस प्रकार जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो नरसंहार किया उससे भी दुगना विभत्स ये कांड था। तो क्या नीमू चना हत्याकांड 1925, क्या चंदावल कांड मार्च 1942, डाबडा कांड मार्च 1947 और बरड़ की घटना यानी कि डाबी हत्याकांड 1922। तो साथियों महात्मा गांधी ने डायर से भी ज्यादा विभत्स बताया था नीमू चना हत्याकांड को। और नीमू चना हत्याकांड की जो घटना है ये अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है और 14 मई 1925 की ये घटना है। इसमें हुआ क्या था कि एक पुलिस कर्मी था, एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेजों की सेना में एक सुप्रिटेंडेंट के पद पर था, उसका नाम था कैप्टन छाजू सिंह। उस कैप्टन छाजू सिंह ने जब तक उसके राउंड खत्म नहीं हुए तब तक गोलीबारी की, इस नीमू चढ़ा घटना को उसने अंजाम दिया। इसलिए राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है, कैप्टन छाजू सिंह को कहा जाता है। और राजस्थान में गांधी जी ने इस कांड को जलियांवाले बाग से भी दोगुना विभत्स बताया और इसे दोहरी डायरशाही का नाम दिया। तो आंसर है इसका नीमू चढ़ा हत्याकांड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार से हुआ। साथियों हम सभी को पता है कि गोविंद गिरी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया भील और गरासियों की स्थिति को सुधारने के लिए, और वो आंदोलन कहलाता है आपका भगत आंदोलन। बेसिकली ये भील और गरासियों के क्षेत्र में चलाया गया था और हम सभी को पता है 1883 में इनके द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। इसके बाद इनके द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये सारे इनके द्वारा चलाए गए थे। और गोविंद गिरी का जो जन्म है ये जन्म हुआ कहाँ था, सबसे पहली बात तो ये है, तो इनका जन्म हुआ था बेड़ासा गांव। कहाँ हुआ था, बेड़ासा गांव या बांसिया गांव, बेड़ासा गांव या बांसिया गांव। और ये कहाँ पर है भाई, तो ये पड़ता है आपके डूंगरपुर में। ठीक बात है क्या। तो गोविंद गिरी का जन्म क्या भील परिवार में हुआ था क्या, भाई भीलों के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया लेकिन भील परिवार में नहीं हुआ। क्या मेड़ा परिवार में होता, क्या नहीं हुआ था। क्या बंजारा परिवार में होता, क्या बिल्कुल हुआ था। तो गुरु गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था आपके बंजारा परिवार के अंदर। और बंजारा परिवार में भी कहां पर, तो डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अब ओसवाल परिवार में क्या इनका जन्म हुआ था, तो ओसवाल परिवार में तो इनका जन्म नहीं हुआ था। ओसवाल परिवार में जन्म हुआ था एक ही आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत जी का। ठीक बात है। और मोतीलाल तेजावत जी का जन्म हुआ था भाई कोल्यारी गांव। कौन सा गांव है, कोल्यारी गांव का नाम है। और उदयपुर के कोल्यारी गांव में इनका जन्म हुआ था। झाड़ोल ठिकाने के मोतीलाल तेजावत कामदार थे। और मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी, आदिवासियों का मसीहा, भीलों का बाऊजी कई नामों से संबोधित किया जाता है। प्रश्न ये था कि गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ था, देन आंसर होगा हमारा कि गोविंद गिरी का जन्म एक बंजारा परिवार में हुआ था और मोतीलाल तेजावत का जन्म एक ओसवाल परिवार में हुआ था। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है कि 22 जून 1908 को, देखो भाई किसान आंदोलन की शुरुआत इस वाले क्षेत्र से हो रही है। 22 जून 1908 को चित्तौड़ की राशमी परगने में स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन हुआ, देन आंसर होगा इसका जाट किसान आंदोलन। क्योंकि आप सभी को पता है कि मेव किसान आंदोलन तो 1932 का है और चौधरी यासीन अली ने इस मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर किसान आंदोलन से है और दूधवा खारा जो है वो चूरू में पड़ता है, लेकिन चूरू उस समय ये दूधवा खारा बीकानेर किसान आंदोलन से रिलेटेड है। अगला भगत आंदोलन, तो साथियों हमें पता है कि भगत आंदोलन तो भीलों वाले क्षेत्र में हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था, गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। तो जाट किसान आंदोलन 22 जून 1908 को चित्तौड़ की राशमी परगने के मातृकुंडिया नामक स्थान पर हुआ था और यहीं से जो है किसान आंदोलनों की वास्तविक शुरुआत राजस्थान में मानी जाती है। प्रश्न नंबर 21 कि साहब किसे चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, तो चिड़ावा का गांधी जो है
वो किसे कहा जाता है? क्या हरलाल सिंह को कहा जाता है? नहीं कहा जाता। क्या हीरालाल शास्त्री को कहा जाता है? नहीं कहा जाता। मास्टर प्यारेलाल और घनश्याम दास बिड़ला। अब इनमें से चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल को। चिड़ावा जो झुंझुनू में है वहां से ये बिलोंग करते थे और इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया था, उसका नाम था अमर सेवा समिति। ठीक बात है। तो मास्टर प्यारेलाल जो है इनके द्वारा अमर सेवा समिति शुरू की गई थी और चिड़ावा का गांधी जो है वो इन्हें कहा जाता है। अच्छा भाई, फिर अगर गांधी गांधी की हम बात कर रहे हैं तो एक बात बताओ कि साहब राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? देन आंसर होगा गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। और गोकुल भाई भट्ट कहां से रिलेटेड है? तो सिरोही से रिलेटेड है। ठीक बात है। फिर दूसरा कि साहब मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का गांधी अभी अभी मैंने आपको बताया मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का गांधी कहा जाता है जय नारायण व्यास को। अच्छा, तो फिर चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो भाई चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल को, प्यारेलाल गुप्ता। इसके अलावा गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जमुना लाल बजाज को। अच्छा एक बात बताओ, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। देन आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान को, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक बात है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। गोविंद गिरी का या गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? पूंजाधीर जी, ठाकरी पटेल, मोतीलाल तेजावत और तेजाधीर जी। तो भाई ठाकरी पटेल जो है ये तो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण से संबंधित है। जब आप सभी को पता है कि गिरधारीपुरा गांव में धाकड़ों ने जब साधु सीताराम दास के पास अपनी गाथाएं सुनाई थी, अपना दुख सुनाया था, तब नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दो लोगों को भेजा गया था और फिर मेवाड़ महाराणा ने इनकी बात सुनने के लिए, जांच करने के लिए हामिद हुसैन के नेतृत्व में एक आंदोलन, एक जांच आयोग बनाया था। तो गुरु गोविंद गिरी का शिष्य ठाकरी पटेल तो नहीं है। मोतीलाल तेजावत इनसे प्रभावित थे लेकिन इनके शिष्य नहीं थे। तेजाधीर जी भी इनके शिष्य नहीं थे। ये प्रश्न आया हुआ है, इंपोर्टेंट है। तो गुरु गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य जो है उसका नाम है भाई पूंजाधीर जी। तो पूंजाधीर जी गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। अगला आंसर है कि संप सभा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भाई संप सभा नहीं है, इसको संप सभा पढ़ा जाए। संप सभा का मतलब है भाईचारा और संप सभा का वास्तविक जो अर्थ है वो है आपसी भाईचारा। गुरु गोविंद गिरी ने भीलों के क्षेत्र में राजनीतिक जागृति दिलाने के लिए और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए एक सामाजिक सुधार के उद्देश्य से संप सभा का गठन किया गया और संप सभा का गठन 1889 में किया गया। वो संप सभा का ही वार्षिक अधिवेशन था 1913 में, जब मानगढ़ पहाड़ी पर भीषण नरसंहार हुआ। तो ये 1883 में संप सभा का गठन किया गया। संप सभा गठन करने के पीछे उनका उद्देश्य ये था, भाई अंग्रेजों से और महाराणा से तो बाद में लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए तो हम मांग बाद में करेंगे, पहले कम से कम हम एकत्रित तो हों, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो बुराइयां तो समाप्त हों। तो आपसी भाईचारा हमें बढ़ाना है। आपसी जो हमारे लड़ाई झगड़े हैं वो लड़ाई झगड़े हम बाद में देखते रहेंगे, हमारे वर्चस्व की लड़ाई को हम बाद में देखते रहेंगे। पहले हमें क्या करना है? आपसी भाईचारा बढ़ाना है और उसके लिए एक संप सभा नामक एक संगठन बनाया था। तो संप सभा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संप सभा का शाब्दिक अर्थ है भाई आपसी भाईचारा। ठीक है साहब। प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। आंदोलन और प्रारंभ होने का वर्ष सुमेलित नहीं है, यानी कि असुमेलित कौन सा है? कौन सा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ उससे रिलेटेड ही अपना प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 24 हम देखते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन भाई 1947 में शुरू हुआ और 1941 में समाप्त हुआ। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है।
कि सीकर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन बिल्कुल 1922 में हुआ, जब ठाकुर कल्याण सिंह ने लगान दरों को बढ़ाकर दोगुना कर दिया था। डाबडा किसान आंदोलन, तो भाई डाबडा वाला जो आंदोलन था, एक किसान आंदोलन ना कहकर इसको एक प्रजामंडल से रिलेटेड आंदोलन था, लेकिन डाबडा वाला जो कांड है वो डाबडा वाला कांड भी 13 मार्च 1947 को हुआ, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो नीमू चना हत्याकांड, अरे भाई नीमू चना हत्याकांड तो 14 मई 1925 को हुआ था रे, 14 मई 1925 को हुआ था, 1928 इसका गलत आंसर है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने असुमेलित युग्म कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका नीमू चना हत्याकांड। प्रश्न नंबर 25 की ओर हम बढ़ते हैं कि मोतीलाल तेजावत ने कब आत्मसमर्पण किया। अभी अभी मैंने आपको बताया था 1928 में नहीं किया, 1929 में किया था। और किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है 1929। लेकिन 1936 में मोतीलाल तेजावत को रिहा किया जाता है, और किसके सिफारिशों पर? देन आंसर होगा मणिलाल कोठारी के सिफारिशों पर इसको जो है वो रिहा कर दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो मोतीलाल तेजावत गिरफ्तार होते हैं गांधी जी की सिफारिशों पर, यानी कि आत्मसमर्पण करते हैं गांधी जी की सिफारिशों पर, और इनको रिहा कर दिया जाता है मणिलाल कोठारी के निर्देशन पर। ठीक है साहब, तो आज के ये प्रश्न आपके समाप्त होते हैं, और ऐसे ही अगले स्लाइड में अब हम देखेंगे राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन और उनकी भूमिका, उसके बाद एकीकरण, और आपका आधुनिक राजस्थान से रिलेटेड ये जो पोस्टमार्टम वीडियो है ये वीडियो हो जाएगा आपका समाप्त। ठीक है साथियों, इन वीडियो के माध्यम से प्रश्न आपको लग रहा होगा कि थोड़े इजी हैं और कठिन होने चाहिए, पर भाई मेरे लाडले दोस्तों, आपको ये इतना याद होना चाहिए कि सरल से कठिन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो ही हमारा विकास संभव है। इन प्रश्नों को फ्रेम करने का मेरा उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि इन प्रश्नों के ऑप्शंस का अगर हम पोस्टमार्टम करते हैं तो उनके माध्यम से पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपको रिकॉल हो जाता है, और ये सभी वो प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है साथियों, आगे हम प्रजामंडल आंदोलन की अब बात करते हैं।